जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जाना था, यानी कि 5 ईयर प्लानिंग के बारे में जाना था। इसके जितने भी दोस्तों हमारी भारत में हमारे पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, 1 से लेकर हमने 12 तक पंचवर्षीय योजनाओं का डिस्कशन किया है विद डिटेल के साथ। आज इस वीडियो में दोस्तों हम पॉवर्टी यानी कि गरीबी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि गरीबी दोस्तों होती क्या है, ये जिसे हम इंग्लिश में पॉवर्टी या फिर हिंदी में गरीबी कहते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है, गरीबी होता क्या है? अगर हम दोस्तों इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो गरीबी की भी एक अपनी डेफिनेशन होती है। गरीबी की दोस्तों डेफिनेशन यह होती है कि गरीबी को हम यह भी कह सकते हैं कि गरीबी वह एक ऐसी स्थिति होती है जिसके बिना जिसमें व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी पूरी नहीं हो। तो दोस्तों व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की बेसिक इसमें व्यक्ति की दोस्तों बेसिक जो नीड्स होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसे हम दोस्तों बेसिक नीड्स कह सकते हैं जिसे इन्हें हम मूलभूत आवश्यकताएं भी कह सकते हैं। जो जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं कह सकते हैं या हम इन्हें बुनियादी आवश्यकता भी कह सकते हैं। इनको दोस्तों बेसिक नीड को या मूलभूत आवश्यकता या बुनियादी बुनियादी आवश्यकता, जब ये दोस्तों किसी भी व्यक्ति की जब ये तीनों यानी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, उसी को हम दोस्तों गरीबी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। अब दोस्तों गरीबी उसको तो कहेंगे नहीं हम, जैसे कि अगर मान के चलो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई गाड़ी खरीदनी है, चाहे आपका ऑडी हो जाए, चाहे आपका दोस्तों फॉर्च्यूनर हो जाए, अगर कोई भी व्यक्ति इन गाड़ियों को खरीदता है तो इनके बिना दोस्तों उसका जीवन संभव हो इसका इनके बिना अगर ये नहीं खरीदेगा तो उसका जीवन संभव है। लेकिन दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के पास ये बेसिक नीड्स ही नहीं है, अगर किसी भी व्यक्ति के पास बेसिक नीड्स नहीं है तो इनके बिना दोस्तों उसका जीवन संभव नहीं हो पाता है। यानी ऑडी खरीदे या कोई भी गाड़ी खरीदता है व्यक्ति तो इसके बिना उसका जीवन संभव होता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है या बेसिक नीड ही नहीं है तो उनके बिना आदमी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, यानी उसका जीवन यापन करना संभव ही नहीं है। इन्हें हम दोस्तों मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं, बेसिक नीड कहते हैं। और जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो बेसिक नीड्स जो होती हैं, उनमें से आप देख सकते हो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनमें से आपकी एक रोटी आता है, एक कपड़ा आता है, एक मकान आता है। ये दोस्तों बेसिक नीड्स हैं। अगर व्यक्ति के पास ये नहीं होती हैं तो उसका जीवन संभव नहीं है। अगर दोस्तों बेसिक नीड उसकी फुलफिल हो रही हैं तो आप ये बेसिक नीड्स कह सकते हैं। अगर ये भी दोस्तों ये आपकी ये पूरी नहीं होती हैं तो उसी को हम गरीबी कहते हैं। तो बेसिक नीड वह होती हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं होता है दोस्तों, उसी को हम गरीबी कहते हैं। ये दोस्तों आप कह सकते हो, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर भोजन नहीं है, अगर किसी भी व्यक्ति के पास भोजन नहीं है या रोटी नहीं है या किसी भी व्यक्ति के पास कपड़ा नहीं है और अगर उस व्यक्ति के पास रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, तो उस व्यक्ति को हम दोस्तों गरीबी में काउंट करेंगे, उसको हम गरीब कहेंगे। तो वही दोस्तों डेफिनेशन में भी मैंने यही बोल दिया है आपको, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा नहीं वो आप पूरी नहीं होती हैं, उन्हीं उसी को हम गरीबी कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो, सिचुएशन इन विच अ पर्सन बेसिक नीड्स आर नॉट मेट, यानी कि जिस व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती हैं तो उसको हम गरीब कहते हैं, गरीबी कहते हैं। अगर दोस्तों इसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं अगर इनमें से कोई भी एक चीज गायब हो जाती है, चाहे आपका दोस्तों कोई भी मान के चलो रोटी हो जाए, चाहे कपड़ा या मकान हो जाए, तो इनके बिना उसका व्यक्ति का जीवन जीवन यापन सही से नहीं हो सकता है। जीवन की ये दोस्तों बेसिक चीजें हैं, इनके बिना व्यक्ति का इनके बिना व्यक्ति का काम ही नहीं चल सकता है।
इसलिए व्यक्ति के लिए दोस्तों रोटी कपड़ा मकान होना बहुत जरूरी होता है। अगर यह नहीं होता है तो उसको हम गरीब कहते हैं। अब ये दोस्तों गरीबी जो होती है यह भी कई दो प्रकार की होती है। गरीबी भी जो होती है दोस्तों, गरीबी की भी दो टांगे होती हैं। अगर हम दोस्तों गरीबी के बारे में बात करें तो पहला इसका जो प्रकार है इसको हम निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। पहला जो प्रकार है इसको हम निरपेक्ष गरीबी कहते हैं, इसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है उसको हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं। अब दोस्तों ये क्या है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी, ये भी देखते हैं। निरपेक्ष गरीबी के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसको इजी वे में आप समझ सकते हो। यदि इसमें आदमी के, इसमें क्या होता है निरपेक्ष गरीबी में, इसमें आदमी के पास कुछ भी नहीं होता है। इसमें बिल्कुल दोस्तों ना रोटी कपड़ा मकान ये कुछ नहीं होता है। यानी कि आप कह सकते हो यदि आदमी के पास कुछ नहीं हो तो वो है निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी में आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कतई गरीब टाइप का, ठेठ गरीब आप कह सकते हो, कतई गरीब जिसमें दोस्तों आदमी के पास कुछ नहीं हो। और अगर हम दोस्तों सापेक्ष गरीबी के बारे में बात करें तो इसमें सापेक्ष में गरीबी में आप कह सकते हो इसमें दूसरे के सापेक्ष दोस्तों, इसमें उसकी आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती हैं लेकिन वो दूसरे के सापेक्ष गरीब होता है। जैसे आदमी के पास जो बेसिक जरूरतें हैं, इसमें बेसिक जरूरतें तो उसकी उसके पास हैं, बेसिक जो नीड्स हैं उसके पास हैं, लेकिन दोस्तों ये कंपैरिजन में गरीब होता है। यहाँ पर कंपैरिजन में, सापेक्ष गरीबी में दोस्तों ये कंपैरिजन में एक गरीब होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दे के बता देता हूँ। जैसे कि ये मान के चलो, ये मान के चलो ये दोस्तों, ये राजू है और ये दोस्तों आपका श्याम है। अब दोस्तों राजू के पास है ना, राजू के पास गाड़ी भी है बंगला भी है, यानी और गाड़ी आपकी ऑडी है, बंगला है, जमीन है, हर चीज है इसके पास, इसकी बेसिक नीड्स भी पूरी हो रही हैं। और जो शाम है दोस्तों इसके पास राजू के पास बड़ा घर है, इसके पास जितनी भी चीजें बड़ी बड़ी हैं, गाड़ी भी सुपर वाली है एकदम लग्जरी वाली। और इस शाम के पास भी घर है, छोटा घर है, गाड़ी भी है, छोटी गाड़ी है। और इसके पास दोस्तों छोट या जमीन भी है, यानी कि कुछ बीघा जमीन है। लेकिन इसकी जो जरूरतें हैं, इसकी बेसिक जो नीड्स हैं वो तो पूरी हो रही हैं, बेसिक नीड्स तो इसकी फुलफिल हो रही हैं। लेकिन दोस्तों ये श्याम जो है वो राजू से कंपैरिजन में गरीब है। ये यहाँ पर आप कह सकते हो सापेक्ष में गरीब है। तो ये कंपैरिजन में मान के चलो इसके पास 50 करोड़ रुपए हैं, यहाँ मान के चलो ये 50 करोड़ रुपए इसके पास है और इसके पास 1 करोड़ रुपए हैं। तो ये कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में गरीब हो जाएगा। तो हम इसको पॉइंट को कह सकते हैं जो श्याम है आपका, ये श्याम जो है राजू के सापेक्ष गरीब है, कंपैरिजन में गरीब है राजू के सापेक्ष। लेकिन दोस्तों इनकी इनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो तो कंप्लीट हो रही हैं। इसमें ये दोस्तों राजू राजू के सापेक्ष आपका, यानी दोस्तों आपका राजू के सापेक्ष शाम गरीब है। यानी कि आप कह सकते हो शाम जो है वो राजू के सापेक्ष गरीब है। यानी कि यहाँ पर मतलब निकलता है ये कंपैरिजन में दोस्तों यहाँ पर गरीबी देखने को मिलती है। अब और हालांकि दोस्तों इनकी जो इनके इनके पास रोटी रोटी है, कपड़ा है, मकान है, इसके भी पास है रोटी कपड़ा मकान। और राजू के पास भी रोटी कपड़ा मकान है। लेकिन दोस्तों राजू है, राजू इससे ज्यादा शाम से ज्यादा अमीर है। तो ये कंपैरिजन में आपका शाम इससे गरीब हो जाएगा। तो ये आपकी सापेक्ष गरीबी होती है। यहाँ पर आपकी सापेक्ष गरीबी में यहाँ पर आपकी उच्च आय वर्ग, उच्च जो आय वर्ग होता है, उच्च आय वर्ग का निम्न निम्न आय वर्ग से तुलना की जाती है। यहाँ पर उच्च आय वर्ग से आपकी निम्न आय वर्ग की तुलना की जाती है। यही आपका दोस्तों जब तुलना की जाती है किसी के सापेक्ष तो वो सापेक्षता में यानी कंपैरिजन में गरीब देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों निरपेक्ष गरीबी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या पॉइंट है। निरपेक्ष जो गरीबी है
निरपेक्ष गरीबी गरीबी के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं वो भी यहाँ पर पूरी नहीं होती हैं। और मूलभूत आवश्यकताओं में आप देख सकते हो, जो आपका मूलभूत आवश्यकताओं में आपका रोटी था, कपड़ा था, मकान था। यहाँ पर दोस्तों इनको भी पूरा नहीं किया जा सकता। मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा ना होना आपका निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। इसमें आपका भोजन, कपड़े, मकान, ये भी इसमें आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। और दोस्तों इसके मापने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो गरीबी रेखा का यानी पॉवर्टी लाइन का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों ये जो आपका है, यहाँ पर देखने को मिलता है सापेक्ष जो गरीबी है, इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न आय वर्गों के बीच तुलना की जाती है। मैंने बताया था यहाँ पर उच्च उच्च आय वर्ग का निम्न आय वर्ग से तुलना किया जाता है। और इसको मापने के लिए दोस्तों, सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए हम लॉरेंज वक्र का प्रयोग करते हैं। लॉरेंज वक्र व गिनी गुणांक का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों लॉरेंज वक्र क्या होता है? लॉरेंज वक्र कर्व क्या होता है दोस्तों? लॉरेंज वक्र यह एक टाइप का कर्व होता है दोस्तों। ये बात बताता है आपका कि कुछ लोगों के पास तो ज़्यादा इनकम है और कुछ लोगों के पास कम इनकम है। लॉरेंज वर्ग वक्र आपका क्या बताता है? कुछ लोगों के पास तो ज़्यादा इनकम है और कुछ लोगों के पास निम्न इनकम है। ये दो चीज़ों को बताता है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा इनकम होती है, कुछ लोगों के पास कम इनकम होती है। यानी कि जब दो समुदायों की आयु के बीच आय जो होती है, दो समुदायों के बीच आय कम और ज़्यादा हो, तो उसे हम दोस्तों सापेक्ष गरीबी कहते हैं। वो आपका लॉरेंज वक्र बताता है। यानी कि ज़्यादा आय और निम्न आय को बताने का जो काम करता है वो लॉरेंज वक्र करता है, जिससे इसको हम दोस्तों गिनी गुणांक, आप लॉरेंज वक्र का भी प्रयोग करते हैं और इसमें हम गिनी गुणांक का भी प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। ये पॉइंट आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अगर हम दोस्तों इसके बारे में बात करें, ये गिनी गुणांक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आय के बीच असमानता यानी कि इनकम इनक्वलिटी, यानी कि किसके, मैंने आपको बता दिया, यह आपका ज़्यादा आय और कम निम्न आय के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो आयों के बीच में जो असमानता है उनके बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। चाहे आपका दोस्तों कोई भी समुदाय है और उन समुदायों के बीच की जो आय है, किस किस समुदाय की कम आय है, किस समुदाय समुदाय की ज़्यादा आय है, उनके बीच को उनकी असमानताओं को मापने का जो काम करता है, उनके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपका गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। और ये दोस्तों सापेक्ष जो गरीबी है वो हमें विकसित देशों में देखने को मिलती है। और विकसित देशों में भी दोस्तों आपके, जैसे विकसित देशों में कई देश आ जाते हैं, अमेरिका हो गया, ये चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सभी के सभी देश आपके विकसित देशों में देखने को मिलते हैं। और अब दोस्तों निरपेक्ष जो गरीबी है, जैसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए हम जो प्रयोग करते हैं, इसको निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं हम, वो आपका होता है गरीबी रेखा, जिसे हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये दोस्तों हमारा मान के चलो, मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बताया था आय का वह न्यूनतम स्तर जिसके बिना व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। ये आपका दोस्तों गरीबी रेखा क्या होता है? गरीबी रेखा दोस्तों हम कह सकते हैं आय का वह न्यूनतम स्तर होता है। आय आपकी से कुछ भी हो, आय का वह न्यूनतम स्तर होता है जिसके बिना जिसके बिना व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती हैं। उसी उसको हम दोस्तों गरीबी पॉवर्टी लाइन कहते हैं। अब जैसे दोस्तों गरीबी लाइन जो है, ये मान के चलो ये हमारी गरीबी रेखा है। ये क्या है? ये मान लो ये हमारी गरीबी रेखा है। ये हमारी गरीबी रेखा मान ली जाती है। यहाँ से यहाँ तक हमारी ये गरीबी गरीबी रेखा मान ली जाती है। गरीबी रेखा में दोस्तों एक लिमिट मान ली जाती है। इसमें लिमिट मान ली जाती है, मान के चलो आपकी 50 रुपए की इसमें लिमिट है गरीबी रेखा में। 50 रुपए पर डे, ये 50 रुपए की इसमें लिमिट है। जो आदमी आपका 50 रुपए पर डे आदमी खर्च करता है,
यानी कि कोई भी आदमी है दोस्तों, इस गरीबी रेखा की लिमिट है 50 रुपये, और 50 रुपये है, और कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो 50 रुपये पर डे अपने ऊपर खर्च कर रहा है, अगर वो दोस्तों 50 रुपये से, अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर अपने ऊपर 50 रुपये से ज़्यादा खर्च कर रहा है पर डे, तो वो है दोस्तों गरीबी रेखा के ऊपर आएगा, गरीबी रेखा से ऊपर आएगा। और अगर दोस्तों, जैसे हम इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम एपीआई के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम एबव द पॉवर्टी लाइन कहते हैं। मान के चलो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है, मैंने आपको बताया बताया गरीबी रेखा की जो एक लिमिट मान ली जाती है, मान के चलो 50 रुपये हमने लिमिट मान ली। और कोई भी आदमी अगर दोस्तों पर डे अपने ऊपर खर्च कर रहा है 50 रुपये से ज़्यादा है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ रहा है। अगर मान के चलो 60 रुपये वो पर डे अपने ऊपर खर्च कर रहा है, तो वो गरीबी रेखा हमने मानी थी 50 रुपये पर डे खर्च करना, लेकिन वो 60 रुपये अपने ऊपर खर्च कर रहा है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ रहा है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, वो 70 रुपये खर्च कर रहा है अपने ऊपर पर डे, तो वो आपका गरीबी रेखा से ऊपर आएगा। और ऐसे ही 80 रुपये कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर पर डे खर्च करे, तो वो आपका 80 रुपये, वो भी अपना गरीबी रेखा से ऊपर आएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर 100 रुपये पर डे खर्च करता है, तो वो भी दोस्तों गरीबी रेखा से ऊपर आता है। जो भी गरीबी रेखा से ऊपर आता है उसको हम कहते हैं एपीआई, जिससे हम एबव द पॉवर्टी लाइन कहते हैं। एबव द पॉवर्टी लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। इसको हम गरीबी रेखा के ऊपर कहते हैं। ये हमारी गरीबी रेखा है। गरीबी रेखा हमने 50 रुपये लिमिट मानी थी। अगर कोई व्यक्ति 50 रुपये से ज़्यादा पर डे खर्च करता है, तो वो गरीबी रेखा के ऊपर आता है। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों 50 रुपये से नीचे खर्च करता है, यानी कि वो गरीबी रेखा हमने जो मानी है उससे भी नीचे वो खर्च करता है, तो वो आपका गरीबी रेखा के नीचे आता है। उसको हम बीपीआई कहते हैं, बीपीएल के नाम से उसको जानते हैं। जैसे दोस्तों, ये गरीबी रेखा हमने क्या मानी थी यहाँ पर, 50 रुपये प्रतिदिन। गरीबी रेखा की हमने एक लिमिट मानी थी, कोई भी व्यक्ति 50 रुपये प्रतिदिन अपने ऊपर खर्च करता है। अगर दोस्तों इससे ज़्यादा 50 रुपये से ज़्यादा खर्च करता है, तो एपीआई में आता है। अगर इससे कम खर्च करता है, तो वो आपका गरीबी रेखा के नीचे आता है। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसके पास रुपए नहीं होते हैं, तो वो पर डे अपने ऊपर 40 रुपये ही खर्च कर पाता है। और गरीबी रेखा की जो मानी थी हमने, वो 50 रुपये लिमिट मानी थी। लेकिन कुछ व्यक्तियों के पास कम रुपए होते हैं, नहीं जॉब कर पाते, साधन नहीं होते, तो वो अपने ऊपर 50 रुपये भी नहीं खर्च कर पाते हैं, 40 रुपये खर्च कर पाते हैं। कोई भी कुछ बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ऐसे होते हैं जो पर डे अपने ऊपर 40 रुपये ही खर्च करते हैं, यानी कि जो हमने एक लिमिट रखी थी उससे उसको भी पार नहीं कर पा रहे हैं, उससे नीचे ही रह जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति आपके गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिन्हें हम बीपीएल के नाम से जानते हैं। और ये जो लोग होते हैं दोस्तों, ये लोग मिनिमम लेवल को भी पूरा नहीं कर पाते। एक जो हमने लेवल रखा था मिनिमम लेवल, उसको भी ये पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी जितना पैसा है जो हमने निर्धारित किया था गरीबी रेखा पर, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, हमने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जितना रुपया निर्धारित किया था, और उसको भी पूरा करने के लिए उतना भी ये लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति आपके गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। चाहे आपका दोस्तों 30 रुपये, ऐसे व्यक्तियों को हम बीपी ऐसे व्यक्तियों को हम दोस्तों कहते हैं बीपीएल के अंडर में, यानी कि आते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपनी यानी जो ऐसे व्यक्ति जो हमने दोस्तों ऐसे लोग जो अपने मिनिमम लेवल को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यानी जितना पैसा हमने दोस्तों निर्धारित किया था बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, 50 रुपये हमने निर्धारित किया था बस बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, उतना भी अगर दोस्तों कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं उतना भी खर्च नहीं कर पाते हैं, उतना भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे ही हम दोस्तों बीपीएल कहते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को हम गरीबी रेखा के नीचे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। तो यही दोस्तों गरीबी रेखा क्या था, कि आय का वह न्यूनतम स्तर, कोई भी आय का एक न्यूनतम स्तर होता है जिसके बिना व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती हैं। उसके जिसके बिना व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती हैं, वही व्यक्ति आपके गरीबी रेखा में देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और दोस्तों
ये जैसे कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी हमने जो एक एक दोस्तों हमने मिनिमम लेवल रखा था 50 रुपये, उसको भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जितना हमने पैसा निर्धारित किया था। तो उसको भी वो भी व्यक्ति दोस्तों बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उतना भी खर्च नहीं कर पाते हैं। जैसे व्यक्ति 50-40 रुपये ही कमा पाते हैं, 30 रुपये कमा पाते हैं, बहुत लोग अपने ऊपर 40 ही रुपये खर्च कर पाते हैं, 30 रुपये खर्च कर पाते हैं, 20 रुपये खर्च कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और इस तरीके से दोस्तों गरीबी रेखा आपका ये कंप्लीट हुआ। और दोस्तों हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। ये जो निरपेक्ष गरीबी होती है, निरपेक्ष गरीबी को हम हेड काउंट रेशियो भी कहा जाता है। इसको हेड काउंट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। और यह दोस्तों निरपेक्ष गरीबी हमको विकासशील देशों में देखने को मिलती है। विकासशील देशों में दोस्तों, विकासशील में हमारा जैसे कि हमारा भारत हो गया, और हमारे आस पड़ोसी देश हो गया श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब, पाकिस्तान, ये सभी देश आपके विकासशील देशों के अंदर आते हैं। इनमें हमें गरीबी, निरपेक्ष गरीबी देखने को मिलती है। और दोस्तों ये जो हमारे ये विकसित जो देश जो थे वो आपके अमेरिका था, और फ्रांस था, आपका जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये सभी के सभी विकसित देशों हैं। यहाँ पर हमको सापेक्ष गरीबी देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर दोस्तों उच्च आय वर्ग का निम्न आय वर्ग से तुलना की जाती है। और दोस्तों हर देश, इन जितने भी आपके विकसित देश हैं, इन हर देश, प्रत्येक देश हैं दोस्तों, इनकी अपनी गरीबी रेखा अपनी अलग अलग होती है। अमेरिका की आपकी गरीबी रेखा अलग है, और आपकी फ्रांस की गरीबी रेखा अलग होती है, जर्मनी की गरीबी रेखा अलग होती है, ऑस्ट्रेलिया की अलग होती है, ब्रिटेन की अलग होती है। ये सभी की सभी दोस्तों, सभी के अभी विकसित देशों की गरीबी रेखा लाइन अलग होती है, हमारे देश की गरीबी रेखा अलग है। तो हमारे भारत में जो दोस्तों सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हमारे भारत में 30% से अधिक गरीब लोग हैं। हमारे अभी दोस्तों, हमारी वर्तमान जो हमारे भारत में जो सरकारी आंकड़े अभी ये जो बताते हैं, वो यह बताते हैं कि हमारे देश में 30% से अधिक अभी भी गरीब लोग रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ये निरपेक्ष निरपेक्ष गरीबी जो थी विकासशील देशों में पाई जाती है। इसका इसका मापन के अगर हम बारे में बात करें दोस्तों, भारत में जो गरीबी का मापन किसके द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत में गरीबी गरीबी का मापन जो किया जाता था, वो आपका योजना आयोग आयोग के द्वारा किया जाता था। योजना आयोग का ही नाम दोस्तों चेंज होकर नीति आयोग कर दिया गया है। और इसको हम दोस्तों ये आपका नीति आयोग टास्क फोर्स को हम योजना आयोग टास्क फोर्स के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि दोस्तों नीति आयोग आपका वर्तमान में नाम चेंज किया गया है, यानी कि दोस्तों पहले नीति आयोग का नाम आपका योजना आयोग था, इसलिए हम इसको योजना आयोग टास्क फोर्स के नाम से भी जानते थे। अब ये दोस्तों नीति आयोग टास्क फोर्स जो है आपका, जो ये दोस्तों जो यह आपको गरीबी का मापन करता है। अगर बात करते हैं दोस्तों जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, जो आंकड़ा है, आंकड़ा को जो कलेक्ट करता है, यानी कि जो दोस्तों गरीबी के आंकड़े हैं इनको इकट्ठा करने का जो काम करता है, वो आपका एनएसएसओ करता है। एनएसएसओ दोस्तों इसके आंकड़ों को, गरीबी के जितने भी आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करने का काम करता है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1905 में इसकी स्थापना हुई। और एनएसएसओ को हम दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एनएसएसओ के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, एनएसएसओ वाले जो सर्वेक्षण करते हैं, वो इसके आधार पर दोस्तों आपके एनएसएसओ के बारे में अगर हम बात करें, तो दोस्तों एनएसएसओ वाले जो सर्वेक्षण करते हैं, और ये आपके एनएसएसओ वाले गांव-गांव या शहरों-शहरों में जाते हैं, और ये लोग सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं। और फिर सर्वेक्षण करने के बाद दोस्तों इसके आधार पर जो गरीबी को कैलकुलेट करने का जो काम करता है, गरीबी को जो कैलकुलेट करने का जो मेन काम करता है, वो आपका करता है नीति आयोग। यानी दोस्तों एनएसएसओ आपका सर्वेक्षण करता है, गरीबी गरीबी कितनी है, कैसे क्या है, उन उन गरीबियों को, आंकड़ों को कलेक्ट करता है, उनको सर्वे करता है जाकर 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 और फिर गरीबी को जो कैलकुलेट करता है वो आपका नीति आयोग करता है। गरीबी रेखा का जो दोस्तों निर्धारण करता है
वो आपका नीति आयोग करता है। और एनएसएसओ जिस मंत्रालय के, अगर दोस्तों हम इसके मंत्रालय के अधीन के बारे में बात करें एनएसएसओ के, तो आपका यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आपका आता है, जिसे हम मॉस्पी के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों गरीबी रेखा जो है, गरीबी रेखा का निर्धारण, गरीबी रेखा का निर्धारण जो करता है वो आपका नीति आयोग करता है। नीति आयोग दोस्तों गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, और आपका ये डेटा का जो कलेक्शन करने का काम करता है वो आपका एनएसएसओ करता है। और एनएसएसओ जो जिस मंत्रालय के अधीन में आता है उस मंत्रालय को कहते हैं हम मॉस्पी, यानी कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यान्वयन मंत्रालय। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और दोस्तों भारत में भी बहुत लोग गरीब रहते हैं। और भारत में जो गरीबी रेखा, दोस्तों गरीबी रेखा क्या क्या होनी चाहिए भारत में, इसके लिए समितियां बनाई जाती हैं। गरीबी रेखा दोस्तों, गरीबी रेखा कितनी होनी चाहिए, क्या किस किस के आधार पर हम गरीबी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए भारत सरकार दोस्तों कुछ समितियों का निर्माण करती है। समिति बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। तो ये कमेटी बनाने का काम जो करता है वो दोस्तों नीति आयोग ही करता है, जो कि हमारा भारत सरकार के अधीन एक आयोग है। और यह आपकी कमेटियों बनाने का काम करता है। सबसे पहले जो समिति बनाई गई थी उसका नाम था दोस्तों बाई के अलग समिति। बाई के अलग समिति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो गरीबी के लिए आधार माना था, अगर हम दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, पहले तो बाई के अलग समिति का गठन के बारे में बात करें तो इसका गठन 1971 में किया गया था। और इसकी रिपोर्ट गठन 1971 में हुआ था दोस्तों। फिर उसके बाद 8 साल बाद इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी 1979 में। बाई के अलग समिति की स्थापना 1971 में हुई थी, 79 में इसकी रिपोर्ट आई थी। और इसमें जो गरीबी के लिए जो आधार माना गया था, गरीबी को किस आधार पर हम गरीबी को कैलकुलेट कर सकते हैं, गरीबी को कैलकुलेट करने का जो आधार माना गया था वो आपका दोस्तों आधार था कैलोरी उपभोग विधि। इसमें जो गरीबी को मापने के लिए, गरीबी को कैलकुलेट करने के लिए जो आधार माना गया था वो आपका माना गया था कैलोरी उपभोग विधि। अब दोस्तों गरीबी है तो गरीबी को हम किसी किसी न किसी रेखा, किसी न किसी के आधार पर हम गरीबी को मापेंगे ही। तो इसके लिए दोस्तों गरीबी रेखा को आधार माना गया था। गरीबी रेखा का आधार जो माना गया था उसमें गरीबी को कैलकुलेट करने के लिए वो कैलोरी उपभोग विधि का प्रयोग किया गया था। इसी आधार को दोस्तों हम गरीबी रेखा का नाम देते हैं। इसी को कैलोरी उपभोग विधि को हम गरीबी रेखा का नाम देते हैं। यानी कि दोस्तों आपके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समिति ने गरीबी का मापन कैलोरी के आधार पर किया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस समिति ने गरीबी का मापन कैलोरी के आधार पर किया था, तो इसका दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा वो आपका बाई के अलग समिति। यानी बाई के अलग समिति ने ही गरीबी का जो मापन किया था वो आपका कैलोरी के आधार पर किया था। और दोस्तों कैलोरी के उपभोग विधि के बारे में बात करते हैं। इसमें कैलोरिक इनटेक मेथड कहते हैं इसको। अब कैलोरी उपभोग विधि के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका प्रयोग किया गया था। इस समिति ने दोस्तों आपके अर्बन एरिया, रूरल एरिया के लिए इसने अलग अलग कैलोरी को निर्धारित किया था। कैलोरी दोस्तों यानी कि हम जितना भोजन करते हैं उससे हमको कितनी कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, कितना हम कंजप्शन करते हैं उससे हमको मिलने वाली जो कैलोरी होती है, उस विधि का प्रयोग किया गया था। अर्बन एरिया में यानी कि शहरी शहरी एरिया में अलग प्रयोग किया गया था, और रूरल एरिया में इनको कैलोरियों को अलग निर्धारित किया गया था। अगर दोस्तों शहरी क्षेत्र के लिए जो बताया गया था, जो लोग शहर में अगर 2100 कैलोरी पर डे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि दोस्तों 2100 कैलोरी का अगर शहर में व्यक्ति पर डे इतना कैलोरी का भोजन प्राप्त करता है तो वो आपका दोस्तों गरीब नहीं है। यानी दोस्तों जो लोग शहर में 2100 कैलोरी पर डे भोजन प्राप्त करते हैं या इतना मिल जाता है उन्हें,
तो इस अगर दोस्तों इससे ज़्यादा मिल जाता है तो वो आपके गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं। 2100 कैलोरी को निर्धारित किया गया था। अगर इससे दोस्तों अगर व्यक्ति इससे ऊपर दोस्तों 2100 कैलोरी से ऊपर पर डे अगर दोस्तों उसको मिल जाता है तो वो आपका आपका दोस्तों गरीबी रेखा के ऊपर आएगा। और अगर दोस्तों रूरल एरिया में ग्रामीण एरिया के बारे में बात करें, यदि आप दोस्तों गांव में अगर कोई भी व्यक्ति रहता है, यदि व्यक्ति दोस्तों गांव में रहकर 2400 कैलोरी पर डे भोजन करता है या इससे ज़्यादा करता है, इससे इससे ज़्यादा करता है या इतना करता है, तो वह गरीबी रेखा से दोस्तों ऊपर आएगा। ये दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था 50 रुपये पर डे के हिसाब से। अगर कोई ज़्यादा करता है तो वो आपका दोस्तों गरीबी रेखा से ऊपर आता है, कम करता है तो गरीबी रेखा से नीचे आता है। तो इसी तरीके से दोस्तों बाइक कल्याण समिति ने भी इन इन ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लिए अलग अलग गरीबी को मापने के लिए कैलोरी का कैलोरी उपभोग विधि को आधार माना था। और इसके आधार पर बताया गया था कि अर्बन में अगर कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी पर डे या इससे ज़्यादा अगर दोस्तों प्राप्त करता है तो वो आपका गरीबी रेखा से ऊपर आता है। और रूरल एरिया में अगर दोस्तों कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी पर डे या दोस्तों इससे ज़्यादा अगर प्राप्त करता है तो आपका आपका दोस्तों वो भी आपका गरीबी रेखा से ऊपर आता है। ये पॉइंट आपको समझने हैं। अब दोस्तों दूसरी जो समिति बनाई गई थी, दूसरी समिति जो बनाई गई थी जिसका नाम था डीटी लकड़वाला समिति। दोस्तों इसने जो आधार माना था, इसने भी दोस्तों जो आधार माना था, इसका आधार भी बताते हैं अभी दोस्तों। इस मेन चीज़ है दोस्तों कि इसने जो आधार माना कि हम किस बेसिस पर गरीबी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बाइकें बाइकें दोस्तों अलग समिति थी। बाइकें अलग समिति ने दोस्तों जिसको आधार माना था कि हम किस बेसिस पर गरीबी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डीटी लकड़वाला ने भी दोस्तों सोचा कि हम किस बेसिस पर गरीबी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों लकड़वाला समिति ने लकड़वाला समिति ने दोस्तों गरीबी को मापने के लिए जो आधार माना था वो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था। यानी दोस्तों इस समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गरीबी का मापन किया था। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि किस समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गरीबी का मापन किया था, तो वो आपका आंसर हो जाएगा डीटी लकड़वाला। इससे पहले क्या क्वेश्चन था दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस समिति ने गरीबी का मापन कैलोरी के आधार पर किया था। और इस समिति ने दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस समिति ने गरीबी को मापने के लिए आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया था, तो वो आपका आंसर हो जाएगा लकड़वाला समिति। अब दोस्तों इस समिति ने भी दोस्तों ग्रामीण रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य यानी कि कुछ इंडेक्सों को निर्धारित किया था। उसने दोस्तों कैलोरी को निर्धारित किया था और इसने कुछ इंडेक्सों को निर्धारित किया था। तो इस कमेटी के द्वारा दोस्तों ग्रामीण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग इंडेक्स जारी किए गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दोस्तों कृषि सूचकांक जारी किया गया था। और दोस्तों शहरी शहरी जो आपका क्षेत्र है उसके लिए औद्योगिक सूचकांक को जारी किया गया था। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको समझना है। और जितनी भी दोस्तों ये समिति जो होती हैं, ये आपकी लकड़वाला समिति, बाइक की अलग समिति, इन समितियों को नीति आयोग ही बनाता है। और ये नीति आयोग इनको बनाता है। और दोस्तों कैलकुलेशन जो भी गरीबी है, गरीबी का कैलकुलेशन का भी काम आपका नीति आयोग ही करता है। ये सभी समितियां जो हैं इनको मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दोस्तों अगर हम दोस्तों बात करते हैं तीसरे वाले की दोस्तों, तीसरी जो अगर हम दोस्तों बात करते हैं, और दोस्तों अगर हम ये एक पॉइंट और आपको बता देते हैं कि जो गरीबी रेखा होती है, अगर दोस्तों अगर कितने से ये गरीबी रेखा का जो आधार होता है कि कितने से नीचे को गरीब माना जाए और ये कितने से ऊपर को गरीब माना जाए, ये सभी की सभी समितियां ही डिसाइड करती हैं। और ये समिति दोस्तों जो होती हैं जितनी भी, चाहे आपका बाइक अलग समिति होगी, चाहे लकड़वाला समिति होगी, ये समिति जो होती है दोस्तों ये गांव में जाती हैं और चेक करती हैं हर चीज़ को कि किस आधार पर माने कि
कौन कौन गरीब है, कौन कौन गरीब नहीं है। तो ये दोस्तों ये जा जाकर चेक चेक करते हैं सबको। और इस तरीके से इसी तरीके से ये लोग अपनी गरीबी को माप सकते हैं। इसके आधार पर ही ये दोस्तों गरीबी को मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, तीसरी जो हमारी समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति। इसने जो दोस्तों इसने किस आधार पर गरीबी को मापा था, किस आधार पर इसने कैलकुलेट किया था। लकड़वाला के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, ये गठन जो इसका किया गया था 1989 में इसका गठन किया गया था। 1993 में इसकी रिपोर्ट आई थी। और इसने जो आधार माना था वो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था। तीसरी जो सुरेश तेंदुलकर समिति है दोस्तों, इसका गठन 2005 में किया गया था। और इसकी जो रिपोर्ट थी वो 2009 में इसकी रिपोर्ट आई थी। और इसकी रिपोर्ट में कहा गया था जो गरीबी परसेंटेज है वो 21.9% गरीब लोग रहते हैं। और इसने दोस्तों गरीबी को किस आधार पर कैलकुलेट किया गया था, यानी कि इनका इसका मतलब आप कह सकते हो इसका जो आधार था गरीबी को मापने के लिए वो था न्यूनतम उपभोग व्यय। न्यूनतम उपभोग व्यय यानी कि आप कह सकते हो कि इसका मतलब डायरेक्ट हो जाता है कि एक आदमी दोस्तों कितना अपने ऊपर कंज्यूम करता है, यानी कि उपभोग करता है, और कंज्यूम करने के लिए कितना खर्च करता है। यानी दोस्तों कोई आदमी कितना अपने ऊपर कंज्यूम करने में खर्च करे कि उसे गरीबी रेखा से ऊपर माना जाए। इस पॉइंट का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने ऊपर कंज्यूम करने में खर्च करे कि वह गरीबी रेखा से ऊपर हो जाए। इस पॉइंट का ये मतलब हो जाएगा कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर कंज्यूम करने में कितना खर्च करे कि वो आपका गरीबी रेखा से ऊपर माना जाए। यानी दोस्तों इसने भी दोस्तों अ, आप कह सकते हो इस समिति ने भी शहरों में, और यानी इस समिति ने दोस्तों उस रूरल एरिया में और आपके अर्बन एरिया के लिए भी अलग अलग न्यूनतम उपभोग व्यय निर्धारित किए थे। और दोस्तों इसका मतलब ये था कि दोस्तों ये लोग न्यूनतम यानी कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर कितना कंज्यूम करने में खर्च करता है, ये इनको एक गरीबी मापने के लिए इन्होंने आधार माना था कि दोस्त आप चीज़ों को कंज्यूम या उपभोग करने में कितने पैसे खर्च करते हैं। इस आधार पर ही ये लोग गरीबी को माप सकते हैं। यानी कि दोस्तों चाहे आप हो चाहे हम हो, तो आप हो चाहे हम हो दोस्तों, कि हम उपभोग करने के लिए या कंज्यूम करने में कितने पैसे खर्च करते हैं, तो इस आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। जो व्यक्ति दोस्तों शहरों में रहते थे और गांव में रहते थे उनको दोस्तों उनके लिए अलग अलग इन्होंने न्यूनतम उपभोग व्यय निर्धारित किए थे। शहरों के लिए जो निर्धारित किए थे, शहरों में जो दोस्तों शहरों में इन्होंने बताया था अगर कोई व्यक्ति है वो अगर 1,000 रुपये पर मंथ अगर खर्च करता है, 1,000 रुपये पर मंथ खर्च करे, या 33 रुपये पर डे अपने ऊपर कंज्यूम या उपभोग करता है या खर्च करता है, चाहे आपका दोस्तों खाने में या चाहे पीने में, तो हमें उस गरीबी रेखा से उसको ऊपर माना जाता है, उसको गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। अगर दोस्तों कोई भी गांव का व्यक्ति है, ग्रामीण क्षेत्र का अगर कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए इस समिति ने कहा था कि अगर कोई गांव का व्यक्ति है वो है महीने में 816 रुपये पर मंथ खर्च करे, और दोस्तों 27 रुपये पर डे खर्च करता है, चाहे आपके दोस्तों किसी भी चीज़ में खर्च कर रहा हो, चाहे वो आपका खाने में पीने में या किसी भी चीज़ में, तो उसको गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। इस तरीका से दोस्तों इन्होंने अपना न्यूनतम उपभोग व्यय बताया था। और इस समिति के अनुसार से दोस्तों ये इस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी तो इस समिति ने बताया था कि हमारे देश में जो गरीबी है वो आपकी 21.9% गरीबी है। लेकिन दोस्तों इस समिति ने बहुत कम चीज़ों को कैलकुलेट किया था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। और इसका जब दोस्तों विरोध किया गया था तो इसके बाद फिर दूसरी कमेटी बनाई गई थी, तो इसके लिए दूसरी समिति बनाई गई थी, इसका नाम था सी रंगराजन समिति। और सिंह सिंह ये जो दोस्तों सी रंगराजन समिति थी, इसका जो गठन किया गया था वो 2012 में इसका गठन किया गया था।
और इसकी जो रिपोर्ट थी वो 2014 में इसकी रिपोर्ट आई थी। और दोस्तों इसने जब गरीबी को मापा था तो इसकी गरीबी के आधार पर इस समिति ने दोस्तों अपने अनुसार जब देश में गरीबी को देखा था तो गरीबी गरीबी जो थी वो 29.5% थी। इस समिति के अनुसार दोस्तों हमारे देश में जो गरीबी का परसेंटेज था वो था 29.5%। और दोस्तों रंगराजन ने गरीबी को मापने के लिए जो आधार माना था, आधार जो था वो दोस्तों आपकी पहली वाली समिति के आधार पर ही इसका आधार था। जो सुरेश तेंदुलकर समिति का जो आधार था उसी को इन समिति ने, श्री रंगराजन समिति ने भी आधार माना था न्यूनतम उपभोग व्यय विधि। यानी कि दोस्तों इस ये किस बेस पर गरीबी को कैलकुलेट करेंगे, श्री रंगराजन समिति के सी रंगराजन समिति किस बेस पर गरीबी को कैलकुलेट करेगी? तो इसका आधार भी आपका पहले वाली समिति के ही आधार पर आधारित था, न्यूनतम उपभोग व्यय विधि। और इसमें अगर हम दोस्तों बात करते हैं, इस समिति ने भी दोस्तों आपके शहरी और आप कह सकते हो अर्बन एरिया और आपके रूरल एरिया के लिए भी अलग अलग न्यूनतम उपभोग व्यय विधि को निर्धारित किया था। यानी शहर में जो व्यक्ति रहते हैं, शहरी क्षेत्र के लिए दोस्तों शहरों में जो लोग रहते हैं वो आपके अगर 1407 रुपये पर मंथ अपने ऊपर खर्च करते हैं, 1407 रुपये पर मंथ कोई व्यक्ति खर्च करता है, वह गरीबी रेखा से दोस्तों ऊपर आता है। और अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर अपना 47 रुपये पर डे खर्च करता है तो भी वह व्यक्ति आपका गरीबी रेखा से ऊपर आता है। ये शहर शहर के मामले में इन्होंने बताया था। और जो कि दोस्तों जब आपका खाने में, चाहे पीने में, किसी भी चीज़ में दोस्तों खर्च करता हो तो वो आपका गरीबी रेखा से ऊपर आता है। ग्रामीण रेखा के लिए, ग्रामीण के लिए लोगों के लिए बताया था कि अगर दोस्तों गांव में रहने वाले व्यक्ति कोई भी सही, वो अगर 972 रुपये पर मंथ खर्च करते हैं तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। और 32 रुपये पर डे खर्च करते हैं तो वो अपने गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। तो दोस्तों इनकी जो रिपोर्ट है, इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर ही गरीबी का वो नीति आयोग अपनी गरीबी का मापन करता है। ये जितनी भी समिति होती हैं दोस्तों, ये अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं नीति आयोग को। नीति आयोग जो होता है दोस्तों, इन्हीं समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उनके आधार पर ही नीति आयोग जो होता है वो नीति आयोग जो होता है वो गरीबी का मापन करता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे सभी के सभी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।